हेलो, तो मेरे शेर मेरे चीतो, कैसे हो आप लोग। तो अब हम करने वाले हैं फॉर्मूला रिवीजन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का। यह सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन है। प्रॉपर डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन है, लास्ट मोमेंट रिवीजन है या फिर क्रैश कोर्स जैसा कुछ बोल सकते। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम वो मानते हैं वो पॉइंट जहां पे बॉडी का मास कंसंट्रेट होता हुआ रहता है, उस चीज को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं निकालूंगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अप टू mn इन सबको ऐड करते हुए जाएंगे अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, तो नीचे हम उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर मैं किसी मास को उसकी पोजीशन के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं कि वो कितना सा मूव किया है उसके साथ में, तो उस चीज़ को बोला जाता है मास मूवमेंट। तो ये है भाई सम ऑफ मास मूवमेंट अपॉन सम ऑफ टोटल मासेस। अगर अपने पास में कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हम तीन कैटेगरी के मास डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। एक है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे मटेरियल जहाँ पे अपने लिए सिर्फ लेंथ ही सफिशियंट है पूरा डिफाइन करने के लिए, जैसे रोड है, रोड की लेंथ, रिंग है, रिंग में भी सिर्फ लेंथ पे ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, जिसको डिफाइन किया जाता है मास अपॉन लेंथ। सेकंड आ जाता है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो मास है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अपने पास में कोई प्लेट है, कोई सीट है, ठीक है, ऐसे केस में सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट केस है जैसे कि भाई होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर में भी मास पूरा सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे भी सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन को ही पढ़ेंगे। इस केस में हम डिफाइन करते हैं सरफेस मास डेंसिटी, जिसको डिफाइन किया जाएगा मास अपॉन एरिया। ठीक है, टोटल मास को एरिया से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है अगर वॉल्यूम के ऊपर में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें लिखना है, तो उस केस में जैसे कि बेटा अपने पास में कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में जो मास है वो सरफेस पे भी है, टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी है मास। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको लिखा जा सकता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे रहते हैं ये तीन टाइप के अपने पास में मास के डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके बाद में है अपने पास में सेंटर ऑफ मास किसी यूनिफॉर्म रोड का। बेटा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जो भी होगी उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके मिड में होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बिल्कुल मिड में है। नेक्स्ट अपने पास में अगर कोई हाफ सर्कुलर रिंग है, इस तरीके से हाफ सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से 2r/π डिस्टेंस ऊपर की तरफ में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए यूज करेंगे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू mnvn डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, इस चीज़ का यूज करके एक फॉर्मूला बनता है नेट मोमेंटम। अगर हमें कभी भी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना होगा। वो आ जाता है m1a1 प्लस m2a2 अप टू mnan डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, इस केस में अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है और नेट फोर्स भी निकाला जा सकता है। इसके बाद में बेटा हम अपने डिफाइन करते हैं रोटेशनल मोशन वाली चीज़ें। रोटेशनल मोशन के अंदर में हम कुछ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, वो रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम किसी भी, कोई फैन है जैसे रोटेट कर रहा है उसके कितना सा एंगल रोटेट किया, तो वो होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको रेडियन में लिखा जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी है जो ओमेगा से होगी डी थीटा बाई डी टी, जो कि रेडियन पर सेकंड में लिखी जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा से लिखा जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, इसका फॉर्मूला होगा, या डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, जो डिस्प्लेसमेंट था उसका ही दो बार डिफ्रेंसिएशन।
ठीक है, या फिर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। इस तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाता है। अगर भाई अपने पास में कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है तो अपनी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीनों वैलिड रहती है, उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चीज आती है बेटा, किसी भी बॉडी में अगर हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है, तो उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स लिखेंगे और पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पे फोर्स लग रहा है उधर तक का आर वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को यूज करके टॉर्क लिखा जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, या आर एफ साइन थीटा, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, सिमिलर तरीके से अपने पास में पढ़ा जाता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो क्या है, ये बच्चा एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बेटा इसकी एस यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको डिफाइन किया जा सकता है आर क्रॉस पी। आर है अपने पास में जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से लेकर जहां पे लीनियर मोमेंटम लग रहा है उधर तक का वेक्टर। ठीक है, आर क्रॉस पी से डिफाइन किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर पी साइन थीटा, डायरेक्शन एन कैप से ही निकाली जाएगी, अलग से जो यहाँ पे रूल लगाया था राइट हैंड स्क्रू रूल उधर उसको ही यहाँ पे लगाएंगे। आर परपेंडिकुलर इंटू पी से निकाला जा सकता है, या आर इंटू पी परपेंडिकुलर से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल जा रहा है वी वेलोसिटी से तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू हो जाती है एम वी आर। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है बेटा अपने पास में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें नेट टॉर्क भी जीरो हो और पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो हो। इस केस को डिफाइन किया जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से। एक जो ब्लॉक है उसके ऊपर पे फोर्स F1 लग रहा है, दूसरे ब्लॉक पे फोर्स F2 लग रहा है, और यहाँ पे फलक्रम के अलावा के अराउंड में इसको हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस x1 है, उस F2 तक का डिस्टेंस है x2। तो इस केस में हमें अगर इसके नेट टॉर्क जीरो करना है, बैलेंसिंग करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये F1 इंटू एक्स1, F2 इंटू एक्स2 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये रहता है यहाँ पे मैकेनिकली। नेक्स्ट चीज आती है बेटा अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है कि पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन में है तो उसका मास किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा वो। ठीक है, एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट में एक मास है m रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा ये वाला मास इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी में बेटा आती है अपने पास में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताती है कि अपने पास में कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, उस ऑब्जेक्ट में दो उसके प्लेन के अंदर में एक्सिस बनाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, एक एक्सिस बनाएंगे उसके प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जो दो प्लेन के अंदर में एक्सिस हैं उनसे पास होता हुआ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सम करेंगे, तो उसका सम मिलेगा उस प्लेन से परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कोई भी एक्सिस है वहाँ के अबाउट में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर ऑफ मास से होती हुई उसके पैरेलल एक एक्सिस बनाएंगे जो कि वहाँ से d डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, अब इस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICUM बनेगा, और दूसरी वाली एक्सिस के अबाउट में हमें निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। डी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, m है इस बॉडी का मास। ऐसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगा सकते हैं। अब बेटा कुछ रिजल्ट हैं जिनको हमें याद रखना है। तो देखो क्या है कि सबसे पहले है अपने पास में रिंग। रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास से होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट में, तो उसकी वैल्यू आती है mr स्क्वायर। उसके किसी एक डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो आंसर आता है mr स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट अगर डिस्क के बारे में बताना है, डिस्क ऐसा है जिसके अंदर में मटेरियल पूरा भरा हुआ है, ठीक है, उसमें उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट में बताना हो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr स्क्वायर बाई 2। और उसके डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो आता है mr स्क्वायर बाई 4।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है भाई होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²। ऐसे ही अगर सॉलिड सिलेंडर का लिखना हो तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में होता है mr²/2। नेक्स्ट है भाई अपने पास में रोड। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट में। तो उसका आंसर आता है ml²/12। एक एंड के अबाउट अगर एक्सिस बना दूं तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। इसी में नेक्स्ट आता है अपने पास में एक होलो स्फीयर। ठीक है, अगर कोई होलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके कोई भी डायमीटर के अबाउट एक्सिस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3mr²। ऐसे अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके किसी भी डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसकी वैल्यू आती है 2/5mr²। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट है भाई ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन को एक साथ में हम अगर कंपेयर करें तो ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है जिसमें बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट है उनका डिस्टेंस सेम रहे हर टाइम इंटरवल के अंदर में। ठीक है, मतलब जितना एक पार्टिकल चला है उतना ही बॉडी के सब पार्टिकल चलें, तो ऐसे मोशन को डिफाइन किया जाता है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब है कोई बॉडी ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है एक फिक्स लाइन के अबाउट में। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम को लिखा जा सकता है मास इंटू वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन में लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स डिफाइन किया जाता है जो कि होता है बेटा मास इंटू एक्सेलेरेशन, और रोटेशनल मोशन में टॉर्क डिफाइन किया जा सकता है जो कि होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। ट्रांसलेशन मोशन में ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी आती है जो कि होगी हाफ mv² या p²/2m। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ i⍵² या L²/2i, ऐसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का मोशन आ जाता है, वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब है एक बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को मिला के रोलिंग मोशन बनता है। ठीक है, जब अपने पास में प्योर रोलिंग होगी तब क्या होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर के इक्वल होगी और एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिलके सम बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, जो कि बनेगी हाफ mv² प्लस हाफ i⍵²। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इसी में ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझो, जब भी अपने पास में किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो हुआ तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, या जो i⍵ है वो कांस्टेंट रहेगा। एक पर्सन है अपने टांगों और हाथों को दूर दूर करके घूमने लग रहा है ω1 की स्पीड से और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1। अब जैसे ही वो पर्सन अपने हाथों को और पैरों को पास पास ले आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 है और एंगुलर स्पीड है ω2। तो जैसे ही बेटा हाथों को पास ले आएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, पहले केस में ज़्यादा था। तो एंगुलर स्पीड दूसरे केस में बढ़ जाएगी, पहले केस में एंगुलर स्पीड कम थी, दूसरे केस में ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अगर आई बढ़ा तो ओमेगा घटेगा और अगर आई घटा तो ओमेगा बढ़ेगा। ये इस केस में कंसेप्ट थे, यही था अपने पास में। सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन है बेटा, बिल्कुल शॉर्ट में जो जो फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए हैं।